बात करने वाले थे आज योजनाओं के इतिहास की, ठीक। और हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास, पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना, ऐसे करेंगे, ठीक ना। तो आइए योजनाओं के इतिहास से बात की शुरुआत करते हैं। क्लास लेट हो चुकी है, काफी दिक्कतें आई है, तो अब क्लास शुरू करते हैं, तो ध्यान से पढ़िए, बड्डे बड्डे मत खेलिए, ठीक। चलिए, तो हिस्ट्री, और मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक ना। हाँ चलो, मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं इसलिए मत सोचिएगा कुछ पूछिएगा तो गुरुजी जवाब नहीं दे रहा है। आज मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, कल से दिखेंगे। तो जब पंचवर्षीय योजनाओं पर हमने बात की थी तो हमने ये बताया था कि हर योजनाओं के कुछ विशिष्ट लक्ष्य थे, हर योजना के कुछ कॉमन लक्ष्य थे। यहां बात हो चुकी थी। अब एक एक योजना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, वह 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। यानी भारत अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में करता है, 1951 में करता है, और पहली पंचवर्षीय योजना चलती है 1956 पर। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। आप कहोगे सर ये हेराल्ड डोमर कौन, किस बला का नाम है? दरअसल एक पश्चिम के अर्थशास्त्री हुए थे हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर ने विकासशील देशों को एक सलाह दी थी, एक आर्थिक मॉडल दिया था, और हेराल्ड डोमर ने कहा था कि जब कोई देश एकदम गरीबी में हो और वह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता हो तो पहले उसे अपनी खेती का आधुनिकीकरण करना चाहिए, अपनी कृषि का आधुनिकीकरण करना चाहिए। खेती के आधुनिकीकरण से तात्पर्य यह है कि पहले उसे खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहिए, अर्थात पहले उसे फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहिए, खेतों को पानी के लिए बांध बनाना चाहिए, विद्युत उत्पादन पर जोर देना चाहिए, यानी उन चीजों को करना चाहिए जिससे खेती में आगे बढ़ा जा सके। हेराल्ड डोमर यही कहते थे कि भैया आप गरीब देश हो, अभी अभी आजाद हुए देश हो, तो पहले आप सिंचाई का नहरें बनाओ, डैम बनाओ, ताकि खेतों को पानी भी पहुंचा सको, बिजली भी पहुंचा सको, यानी खेती से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करो, किसी लक्ष्य होना चाहिए। तो भारत सरकार ने भी कहा कि हाँ, हेराल्ड डोमर तो बात सही कहते हैं। तो भारत सरकार ने नियुक्त किया था के.एन. राज को, एक व्यक्ति थे, अर्थशास्त्री थे के.एन. राज को। के.एन. राज ने हेराल्ड डोमर के मॉडल को पढ़ा, भारत की स्थितियों को देखा, और पहली पंचवर्षीय योजना को के.एन. राज ने ही बनाया। समझना, हेराल्ड डोमर पहली के पश्चिम के अर्थशास्त्री हैं। हेराल्ड सबके मॉडल को पढ़ा सरकार ने, और जो सबसे बढ़िया मॉडल लगा उनको हेराल्ड डोमर मॉडल लगा, और इस मॉडल के ही आधार पर कहा गया कि इसे स्वीकार करते हैं। भारत में इसे स्वीकार करने वाला कौन था? के.एन. राज। तो के.एन. राज ने काफी चीजें पढ़ी और पहली बार पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उस पूरे के पूरे योजना के मॉडल को ही बनाया के.एन. राज ने। इसलिए कहा जाता है यह पहली पंचवर्षीय योजना के शिल्पकार के.एन. राज थे। यानी बात समझना, पहली पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना को किसने बनाया था, कौन शिल्पकार थे? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना को के.एन. राज ने बनाया था। किया क्या गया था? याद रखिए, जब भारत आजाद हुआ तो भारत भूखा था, अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं आयात होता था, उसी से लोगों का पेट भरता था, वो भी भरपेट नहीं मिल पाता था, भारत भूखा था। इसलिए यह तय किया गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो खाद्यान्न की समस्या है, इस खाद्यान्न की समस्या को दूर करेंगे और हम कृषि पर फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे। क्लियर हो गई बात? कृषि पर फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे। यानी कुल मिलाजुला करके, ठीक, कुल मिलाजुला करके बात यह हुई कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से 1956 तक चली थी। यह हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। के.एन. राज इस योजना के शिल्पकार थे। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए कृषि पर काफी फोकस किया गया। किस पर फोकस किया गया? कृषि पर काफी फोकस किया गया। तो ये थी पहली पंचवर्षीय योजना की कुल मूलभूत विशेषताएं। अगर इस योजना की कुल बातें देखा जाए तो इस योजना में सिंचाई के विस्तार के लिए भाखड़ा नांगल बांध बनाए गए। भाखड़ा नांगल बांध आपका सुनना होगा, डैम बनाया गया, पानी इकट्ठा किया गया, वहां से नहरें बनाई गई कि जगह जगह पानी ले जाए। तो सिंचाई के विस्तार के लिए भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई, दामोदर नदी पर बांध बनाया गया, वहां से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई। हीराकुंड बांध परियोजना चलाई गई, ठीक, हीराकुंड सिंचाई परियोजना बांध बनाया गया, यहां से नहरें निकाली गई। यानी भारत की 3 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, ठीक, भारत की 3 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये तीनों सिंचाई परियोजनाएं, ये तीनों की तीनों सिंचाई परियोजनाएं, ये तीनों की तीनों सिंचाई परियोजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी। कुछ अन्य काम भी हुए, ग्रामीण विकास पर काफी काम शुरू किया गया पहली पंचवर्षीय योजना में। खाद्यान्नों की कीमत स्थिरता के प्रयास किए गए, अर्थात जो गेहूं चावल अनाज है इनकी महंगाई को हम न बढ़ने दें, तो खाद्यान्न की कीमत स्थिरता पर प्रयास शुरू किए गए, ठीक। विद्युत शक्ति का विकास शुरू किया गया, बिजली बनाने का काम शुरू हुआ। परिवहन पर ध्यान दिया गया, सड़कें बनाई जाए, कुछ सड़कें बनाई जाए, जितना ही पैसा हो उसी से सड़कें बनाई जाए, मामला आगे बढ़ाया जाए, ट्रांसपोर्ट का विकास किया जाए, ठीक। और साथ साथ 1952 में ही एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। 1952 में ही एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। तो ये थी पहली पंचवर्षीय योजना। एक बार एक एक फैक्ट को ठीक ठीक बात करते हैं, ठीक, समझ में आ गया? तो एक बार एक एक फैक्ट पर फिर बात करते हैं और उसके बाद एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। यानी पंचवर्षीय योजनाओं के मेरे साथ एकदम बच्चों की तरह याद करो, बच्चों की तरह याद करो मेरे साथ। यानी अगर हम पहली पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो एकदम बच्चों की तरह याद करो मेरे साथ। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चली, ठीक। हेराल्ड डोमर के आर्थिक मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। के.एन. राज इस पंचवर्षीय योजना के शिल्पकार थे। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए कृषि पर फोकस किया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ साथ सिंचाई के विस्तार के लिए भाखड़ा नांगल बांध परियोजना शुरू की गई, दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई, हीराकुंड बांध परियोजना शुरू की गई, ये सब सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया, फोकस किया गया, कीमत स्थिरता, खाद्यान्न स्थिरता पर बात की गई, विद्युत शक्ति के विकास का प्रयास किया गया, परिवहन के संसाधनों का प्रयास किया गया, 1922 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इतनी चीजें की गई, ठीक, समझ में आ गई बात? पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई। बताओ, हेम सिंह, आकांक्षा यादव, देखो आंख कुमार अजय काय बदमाशी कर रहा है, पलक कुमारी, बताओ बिटिया। एक तो झुक झुक के मुझे कमेंट दिखना पड़ा, छोटा छोटा दिख रहा है, इसको ठीक करता हूं, कल एकदम पहले जैसा हो जाएगा, ठीक ना? एकदम बात समझ में आ गई?
पंचवर्षीय योजना हमारी चलती है 1951 से 1956 तक। जो पहली पंचवर्षीय योजना चलती है 1951 से 1956 तक। देश नया नया आजाद हुआ था, थोड़े से संसाधन थे, इन्हीं थोड़े से संसाधनों में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई और कहा गया कि हम बेसिक काम करते हैं, कृषि को बढ़ावा देते हैं, खेती किसानी को बढ़ावा देते हैं। लेकिन भारत की सबसे कम पैसे वाली यह परियोजना थी, भारत की सबसे कम पैसे वाली यह परियोजना थी, समझना बात को, सबसे कम पैसे वाली यही परियोजना थी, यह भारत की सबसे कम पैसे वाली परियोजना थी। और मजेदार बात यह है कि जितना पैसा कम लगा था उसके हिसाब से बड़ी सफल परियोजना थी। मतलब कम पैसे में खूब ठीक ठाक काम हो गए थे, ठीक, कम ही पैसे में ठीक ठाक काम हो गए थे। तो 1951 से लेकर के 1956 तक यह परियोजना चलती है। 1951 से लेकर के 1956 तक यह परियोजना चलती है, ठीक, पहली बात। 1951 से लेकर के 1956 तक ये परियोजना चलती है, फर्स्ट परियोजना चलती है। यह फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी। और ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी, यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, यह काफी सफल रही। सफल इस संदर्भ में नहीं रही कि देश की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया, नहीं, इस संदर्भ में रही कि बहुत कम संसाधन थे, इस बहुत कम संसाधनों में भी इसने बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की, ठीक। और कृषि पर काफी जोर दिया गया था। जो जो सफल इस संदर्भ में रही कि जो जो लक्ष्य तय किए गए थे, इस योजना ने हासिल कर लिया था। अब जब, ठीक, अब जब समझना बात, इस योजना को जो जो लक्ष्य दिए गए, इस योजना ने वो लक्ष्य तय कर लिया था। राहुल वर्मा लिख रहे हैं सर पीवाईकी के साथ पढ़ाओ। मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, बताओ सबको। आज की क्लास सारे था, आपाधापी थी, विभाजन था, कुछ पैसा था नहीं, अंग्रेज चूज करके चले गए थे पूरे देश को, तो जो कुछ भी थोड़ा सा पैसा था, पहली पंचवर्षीय योजना 400 कुछ करोड़ रुपए पूरे देश के लिए जारी हुए थे, क्या थे, उठ के मुंह में जीरा। समझ में आ रही बात ना, ठीक, समझना। तो लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना इन थोड़े ही संसाधनों में सफल रही। सफलता का तात्पर्य यह था, ठीक, हर्ष बेटवा सुनना, सफलता का तात्पर्य यह था कम पैसे में ही जो लक्ष्य तय किए गए वो प्राप्त हो गया, यही सफलता है। और साल आ गया 1956, और 1956 में यह हुआ कि चलिए भाई, पहली पंचवर्षीय योजना तो सफल हो गई, अब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की तैयारी करते हैं। 56 में जब कम पैसे में पहली पंचवर्षीय योजना सफल हो गई, तो सरकार का मनोबल, ठीक, सरकार का मनोबल एकदम ऊंचा था, योजनाकारों का मनोबल एकदम ऊंचा था कि वाह भैया, हमने तो कम पैसे में ज्यादा उपलब्धि हासिल कर लिया। तो एक तरफ सरकार का मनोबल ऊंचा था, दूसरी तरफ यह था कि 56 तक आते आते देश में थोड़ी स्थिरता आ गई, विभाजन की समस्या का समाधान हो गया था, लोग बस उस गए थे, ठीक, जो आपाधापी थी वो समाप्त हो गई थी। 1956 में सरकार ने सोचा अब पूरे देश के आर्थिक विकास का एक सुव्यवस्थित मॉडल लेकर के आते हैं और उस मॉडल को दूसरी पंचवर्षीय योजना में लागू करते हैं। या इसको अगर उल्टा कह दें तो हम कह सकते हैं कि 1956 में भारत अपनी सेकेंड 5th ईयर प्लान को लेकर के आया, या दूसरी पंचवर्षीय योजना को लेकर के आया, ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना को लेकर के आया। और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने तय किया कि पहली में तो आपाधापी थी, पैसा कम था, अनुभव नहीं था, पहली को सफल कर लिए, आत्मविश्वास भी है, ढेर सारी स्थिरता है। अब एक लंबे समय के विकास का आर्थिक मॉडल लेकर के आते हैं, एक लंबे समय के विकास का आर्थिक मॉडल लेकर के आते हैं। अब देश की नींव रखते हैं, विकास की नींव रखते हैं, ठीक। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जब लाई गई, जिसमें देश ने तय किया कि हम भारत को आगे बढ़ाने की, भारत के विकास करने का एक व्यवस्थित आर्थिक मॉडल लाएंगे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही एक मॉडल लाया गया जिसे कहते हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल। नेहरू महालनोबिस मॉडल, अभी इसको विस्तार से समझाता हूं, क्या कहते हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही लाई गई देश, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में लाई गई। और इस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि हम देश के विकास की नींवें रखेंगे, हम वो बुनियाद बनाएंगे, ठीक, वो बुनियाद बनाएंगे जिस बुनियाद के आधार पर देश आगे बढ़ेगा। तो अब बात आप लोगों को करते हैं, ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना की, ठीक। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5th ईयर प्लान, सेकेंड 5th ईयर प्लान, ये 1956 में आई थी, 1961 तक चली थी। कब आ रही है, 1956 में आई थी, 1961 में चल रही थी, ठीक। और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि हम देश के विकास की बुनियाद रखेंगे, हम देश के विकास की बुनियाद रखेंगे, ठीक, क्या रखेंगे, देश के विकास की बुनियाद रखेंगे, समझना बात को। और देश के विकास की बुनियाद रखने के लिए, ठीक, इस योजना में एक मॉडल लाया गया, एक आर्थिक मॉडल लाया गया, जिस आर्थिक मॉडल को कहते हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल। क्या कहते हैं, नेहरू महालनोबिस मॉडल, ठीक, नेहरू महालनोबिस मॉडल। इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल क्यों कहते हैं? दरअसल विजन नेहरू का था, नेहरू ने टारगेट दे दिया। क्या विजन था कि हम देश का औद्योगिकरण करेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ठीक, समझ में आ गई बात। और यह भी तय हुआ कि अगर देश को औद्योगिकरण करना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, भारी पूंजीगत उद्योगों में निवेश करना होगा। तो नेहरू ने विजन दे दिया कि भाई ये करना है, कैसे करना है, इसका पूरा खाका तैयार किया पीसी महालनोबिस ने, पीसी महालनोबिस ने इसका पूरा खाका तैयार किया। यानी लक्ष्य दिए थे नेहरू ने, और लक्ष्य पर कैसे पहुंचना है उसको तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने, ठीक। इसीलिए इस योजना में भारत का जो आर्थिक मॉडल प्रस्तुत किया गया, उस मॉडल को कहते हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल। अर्थात ये जो पंचवर्षीय योजना थी, यह पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेहरू का विजन था, दृष्टिकोण था, और महालनोबिस इस योजना के मुख्य शिल्पकार थे, इसलिए इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। इस योजना में स्पष्टता कुछ लक्ष्य तय किए गए थे।
इस योजना में स्पष्टतः कुछ लक्ष्य तय किए गए थे। लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण यानी तेजी से होने वाला औद्योगिकरण, दूसरा आत्मनिर्भरता और तीसरा भारी पूंजीगत उद्योगों में निवेश। यानी कहा गया कि हम देश का तेजी से औद्योगिकरण करेंगे, हम देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे और इसके लिए जो हमारे भारी पूंजीगत उद्योग हैं, इसके लिए हम भारी पूंजीगत उद्योगों में निवेश करेंगे। समझ में आ गई बात? तो कहा गया हम देश में तीव्र औद्योगिकरण करेंगे, देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे और भारी पूंजीगत उद्योगों में हम निवेश करेंगे। ये तीन काम करेंगे। तो क्या क्या करेंगे? तीव्र औद्योगिकरण करेंगे, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे और भारी पूंजीगत उद्योगों में निवेश करेंगे। इन्हीं तीनों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक, अब एक बात समझाता हूं। ठीक, समझना तीन चीज है, समझना इस बात को, तीन चीज है, इसको समझने की जरूरत है। एक है तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण। ठीक, एक है आत्मनिर्भरता, एक है आत्मनिर्भरता। ठीक, और दूसरा क्या है? ठीक, दूसरा है भारी पूंजीगत उद्योग। ये बहुत बार बार आएगा, भारी पूंजीगत उद्योग। ठीक, इसी भारी पूंजीगत उद्योग को हम बुनियादी उद्योग भी कहते हैं। थोड़ा इनको समझते हैं। ठीक, देखो तीव्र औद्योगिकरण का मतलब यह था कि देश में तेजी से उद्योगों की स्थापना, उद्योगों की स्थापना, देश में तेजी से उद्योगों की स्थापना। आत्मनिर्भरता का मतलब यह था कि हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, दवाई बनाने के क्षेत्र में भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो किसी मशीनरी बनाने के क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कीटनाशक बनाने के क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। यानी विकास की जितनी भी जरूरतें हैं वो सब कुछ भारत में खुद बने, हर मशीनरी भारत में खुद बने, कपड़े भारत में बने, जूते भारत में बने, दवाइयां भारत में बनी, ऑटोमोबाइल भारत में बने, बिजली के उपकरण भारत में बने, यानी सब कुछ भारत में बने। इसे कहा गया था आत्मनिर्भरता। अब यह हुआ कि उद्योगों की स्थापना करेंगे, भारत में बनाएंगे, भारत में बनाएंगे, भारत में बनाएंगे, उद्योगों की स्थापना करेंगे, भारत में बनाएंगे और सब कुछ भारत में बनने लगेगा तो आत्मनिर्भरता मिल जाएगी, हो जाएगा। लेकिन याद रखना औद्योगिकरण की एक शर्त होती है, औद्योगिकरण की एक शर्त होती है। शर्त क्या है मैं बताता हूं। देखो औद्योगिकरण की शर्त यह होती है कि सबसे पहले भारी पूंजीगत उद्योग लगाइए, भारी पूंजीगत उद्योग लगाइए, समझना, या बुनियादी उद्योग लगाइए, बुनियादी उद्योग लगाइए। आप कहोगे ये भारी पूंजीगत उद्योग क्या है, बुनियादी उद्योग क्या है? तो देखो ये वो उद्योग है, जैसे सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री लगाइए। भैया कोई भी चीज अगर आपके पास स्टील रहेगा तो इसी स्टील से ना मोटर बनाओगे, गाड़ी बनाओगे, रेलवे बनाओगे, इंजन बनाओगे, सब इसी से बनाओगे। तो स्टील क्या हुआ? भारी पूंजीगत उद्योग हुआ। आप एल्युमिनियम इंडस्ट्री लगाइए, एल्युमिनियम, भाई एल्युमिनियम उद्योग लगाएंगे, पहले तार बनाओगे तभी तो बिजली एक तार से दूसरे तार में पास कराओगे, तभी तो करोगे। तो आप एल्युमिनियम इंडस्ट्री लगाइए। समझ में आ गई बात? एल्युमिनियम इंडस्ट्री लगाइए, यानी वे उद्योग लगाइए जो अन्य उद्योगों के काम आते हैं। आप विद्युत बनाने की इंडस्ट्री लगाइए, विद्युत उद्योग लगाइए। ठीक, आप सीमेंट उद्योग लगाइए, तभी तो ऑफिस ऑफिस बनाओगे। आप उर्वरक उद्योग लगाइए, उर्वरक उद्योग लगाइए। देखो याद रखो, आप पहले स्टील बनाओगे तब तो रेल पटरी बनाओगे, तब तो ट्रैक्टर का इंजन बनाओगे, तब तो ऑटोमोबाइल बनाओगे। आप एल्युमिनियम बनाओगे तभी तो बिजली बनेगी, 3 तारों में दौड़ेगी। आप विद्युत उद्योग लगाओगे तभी तो अन्य फैक्ट्रियां चलेंगी। आप सीमेंट उद्योग लगाओगे तभी तो घर बिल्डिंग बनेगे। आप उर्वरक उद्योग लगाओगे तो तभी तो खेती बाड़ी आगे बढ़ेगी। आप कोयला उद्योग लगाओगे तब, देखो कोयला उद्योग लगाओगे यानी खानों से कोयला ले करके थर्मल पावर में जलाओगे, बिजली बनेगी। या लोहे की जहां इस्पात बनाया जाता है, बड़ी बड़ी भट्टियां चलाओगे तभी तो कच्चा लोहा गला करके इस्पात बनाओगे। ये सब कहते हैं भारी पूंजीगत उद्योग। नेहरू महालनोबिस मॉडल में कहा गया कि दो काम करते हैं, दो काम करते हैं। नेहरू महालनोबिस मॉडल में कहा गया, नेहरू महालनोबिस, अभी इसको बीच बीच में टुकड़े टुकड़े में समझा रहा हूं। नेहरू महालनोबिस मॉडल में कहा गया, नेहरू महालनोबिस मॉडल में कहा गया, नेहरू महालनोबिस मॉडल में, ठीक, दो बातें कही गई। सबसे पहली बात कही गई कि एक तरफ आप भारी उद्योग लगाओ, भारी पूंजीगत उद्योग लगाओ। क्या लगाओ? भारी पूंजीगत उद्योग लगाओ, भारी पूंजीगत उद्योग लगाओ। और दूसरी तरफ आप मशीन बनाने वाले उद्योग लगाओ। ट्रैक्टर उद्योग मत लगाओ। पहले उद्योग लगाओ कि ट्रैक्टर का टायर बनाए, ट्रैक्टर का इंजन बनाए, ट्रैक्टर की बॉडी बनाए। पहले उद्योग लगाओ कि कार का इंजन बनाए, कार की बॉडी बनाए, कार का टायर बनाए। समझ में आ गया ना? पहले वो उद्योग लगाओ जो मोटरसाइकिल का इंजन बनाए, मोटरसाइकिल की बॉडी बनाए, मोटरसाइकिल का पहिया बनाए। वो उद्योग लगाओ जो अन्य उद्योग में काम आने वाली मशीनें बनाए। यानी कहा गया कि नेहरू महालनोबिस मॉडल में कहा गया कि एक तरफ भारी पूंजीगत उद्योग लगाना है और दूसरी तरफ हमें वे उद्योग लगाने हैं, वे उद्योग लगाने हैं, ठीक, वे उद्योग लगाने हैं जो अन्य मशीनों को बनाते हैं, अन्य मशीनों को बनाते हैं, बनाते हैं। पहले ट्रैक्टर का इंजन बनाने वाला उद्योग लगाओ। जब ट्रैक्टर का इंजन बनाने वाला उद्योग लगा दो, टायर बनाने वाला उद्योग लगा दोगे, बॉडी बनाने वाला उद्योग लगा दोगे, तो फिर सबको असेंबल करके ट्रैक्टर बन जाएगा। ठीक, समझना बात को। ये नेहरू महालनोबिस में कहा गया कि एक तो भारी पूंजीगत उद्योग लगाओ, पहले स्टील इंडस्ट्री लगा दो, पहले कोयला इंडस्ट्री लगा दो, पहले सीमेंट इंडस्ट्री लगा दो, फिर उसी स्टील कोयला विद्युत को लाओ और दूसरा उद्योग लगाओ जिसमें वे मशीनें बनाओ, वे मशीनें लगाओ जो दूसरी मशीनों को बनाते हैं। ठीक, यानी मशीनों को बनाने वाले उद्योग लगाओ। नेहरू महालनोबिस मॉडल में कहा गया कि भारी पूंजीगत उद्योग लगाओ और मशीनों को बनाने वाले उद्योग लगाओ। अब देखना नेहरू महालनोबिस मॉडल कैसे आ जाएगा। नेहरू महालनोबिस मॉडल कह रहा है, ठीक, कह रहे हैं कि एक तरफ हम भारी पूंजीगत उद्योग लगाएंगे, एक तरफ हम भारी पूंजीगत उद्योग लगाएंगे, ठीक, भारी पूंजीगत उद्योग लगाएंगे। दूसरी तरफ मशीन बनाने वाले उद्योग लगाएंगे, मशीनों को बनाने वाले उद्योग लगाएंगे, बनाने वाले उद्योग लगाएंगे। ठीक, अब देखो ये दोनों लगा देंगे। जब हमारे पास दोनों हो जाएंगे तो इन्हीं दोनों से देश का औद्योगिकरण हो जाएगा, यानी ढेर सारे उद्योग
औद्योगिकरण हो जाएगा, ढेर सारे उद्योग लग जाएंगे। अब जब औद्योगिकरण हो जाएगा तो देश को क्या मिल जाएगी? आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाएगी। देश को क्या प्राप्त हो जाएगी? पहले टुकड़े टुकड़ों में समझ लो, फिर एक बार समझाऊंगा। देश को क्या प्राप्त हो जाएगी? आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना? हो गई बात? पंचवर्षीय योजना आ रही है, पहले ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े में समझ लो। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना आ रही है, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना आ रही है, ठीक, यह सेकंड पंचवर्षीय योजना जो लेकर के आ रहे हैं 1956 से 1962 तक, जो लेकर के आ रहे हैं 1956 से 1962 तक। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा जा रहा है कि देश के विकास की नींवें रखेंगे। क्या रखेंगे? देश के विकास की नींवें रखेंगे, नींव रखेंगे। ठीक, क्या रखेंगे? देश के विकास की नींव रखेंगे। देश के विकास की नींव कैसे रखेंगे? ठीक, इसकी एक मॉडल विकसित किया गया और इस मॉडल को दो लोगों ने मिलकर के विकसित किया, नेहरू ने और पीसी महालनोबिस ने। इसीलिए इस सेकंड पंचवर्षीय योजना को नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं। नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं। नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं। चूंकि नेहरू और महालनोबिस, पीसी महालनोबिस दोनों ने मिलाकर के ये योजना तैयार की थी, तो इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं। ठीक, अब अगर हम कहें क्या था नेहरू महालनोबिस मॉडल, अगर हम कहें क्या था यह मॉडल, ठीक, अगर हम कहें क्या था यह मॉडल, तो हम कहेंगे यह मॉडल का उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, ठीक, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता और भारी पूंजीगत उद्योगों का विकास, भारी पूंजीगत उद्योगों का विकास, ठीक, विकास। ठीक, यह उद्देश्य था, यह उद्देश्य था। अब सवाल है कि यह तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और भारी पूंजीगत उद्योगों का विकास कैसे होगा? इस मॉडल में कैसे तय किया गया, कैसे होगा? तो नेहरू महालनोबिस मॉडल में कहा गया, ठीक, जो नेहरू महालनोबिस मॉडल है उसमें कहा गया, रास्ता ये निकाला गया कि हम भारी पूंजीगत उद्योगों का विकास करेंगे, हम भारी पूंजीगत उद्योगों का विकास करेंगे। ठीक, हम भारी पूंजीगत उद्योगों का विकास करेंगे। समझना बात को, हम भारी पूंजीगत उद्योगों का विकास करेंगे और साथ साथ, इसके साथ साथ हम मशीन बनाने वाले, मशीन बनाने वाले उद्योगों की स्थापना करेंगे, उद्योगों की स्थापना करेंगे, स्थापना करेंगे, मशीन बनाने वाले उद्योगों की स्थापना करेंगे। जब ये दोनों काम कर लेंगे तो देश का औद्योगिकरण, ठीक, अपने आप हो जाएगा। और जब देश का औद्योगिकरण हो जाएगा, इससे देश में आत्मनिर्भरता मिल जाएगी। इससे देश में क्या प्राप्त हो जाएगी? आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? हो गई बात? कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नेहरू महालनोबिस मॉडल की आत्मा थी औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता। तो आइए बात एकदम सीधे चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो आइए सीधे सीधे बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना से। छोटे छोटे टुकड़ों में समझा गए, अब एक एक लाइन को पुनः समझाना शुरू करते हैं। तो आ जाइए शुरू से समझाना शुरू करते हैं। ठीक, सेकेंड पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू से बता रहे हैं किस पर आधारित थी? नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेहरू का विजन था और महालनोबिस इसके मुख्य शिल्पकार थे। सही बात। क्या उद्देश्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना का? तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और भारी पूंजीगत उद्योगों में निवेश, अर्थात तीव्र औद्योगिकरण में निवेश किया गया, आत्मनिर्भरता में निवेश किया जाए और भारी पूंजीगत उद्योगों में निवेश किया जाए, इनमें निवेश किया जाए। दरअसल अगर हम मूल्यांकन करें तो जो नेहरू चाहते थे, वे चाहते थे कि देश को आत्मनिर्भर बना दिया जाए और देश में एक ऐसा विकास की प्रक्रिया आरंभ किया जाए जो बुनियादी उद्योगों से संचालित हो, जो बुनियादी उद्योगों से संचालित हो, यानी हमारे बुनियादी उद्योग बहुत मजबूत स्थिति में हो। और यही बुनियादी उद्योग मतलब भारी पूंजीगत उद्योग, जिन उद्योगों को बुनियादी उद्योग मतलब वे उद्योग जो अन्य उद्योगों को लगाने के लिए जरूरी है। समझ में आ गई बात? इन्हें भारी पूंजीगत उद्योग भी कहते हैं। महालनोबिस भी इस मॉडल पर सहमत थे, इसीलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना एकदम फोकस थी कि बुनियादी उद्योग लगाओ, भारी उद्योग लगाओ, औद्योगिकरण तेजी से करो, आत्मनिर्भरता अपने आप मिल जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता और बुनियादी उद्योग संचालित जो विकास है, यह नेहरू महालनोबिस मॉडल की आत्मा थी। ठीक, यही आत्मा थी कि भैया हम तेजी से औद्योगिकरण करते हैं और बुनियादी उद्योग संचालित विकास की प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं। इसीलिए इस योजना में फोकस भी किस पर किया गया? आत्मनिर्भरता पर और बुनियादी उद्योग संचालित विकास पर फोकस किया गया। समझ में आ गई बात? आपके कमेंट तो मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं, कमेंट रुका हुआ है, इसको ठीक करवाता हूं। आर्थिक विकास का नेहरू महालनोबिस मॉडल था क्या? आर्थिक विकास का यह नेहरू महालनोबिस मॉडल था क्या? जब हम आर्थिक विकास के इस नेहरू महालनोबिस मॉडल को समझते हैं, समझना, आर्थिक विकास के इस नेहरू महालनोबिस मॉडल को थोड़ा सा समझते हैं, तो देखो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर नेहरू महालनोबिस मॉडल की जरूरत क्यों थी? आखिर इस नेहरू महालनोबिस मॉडल की जरूरत क्यों थी?
क्यों 1956 में नेहरू महालनोबिस मॉडल पर इतना जोर दिया गया? क्यों जोर दिया गया इस बात पर कि तीव्र औद्योगिकरण हो, भारी पूंजीगत उद्योगों की स्थापना किया जाए, देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए? क्यों इस बात पर जोर दिया गया? यानी कुल मिला करके हमें नेहरू महालनोबिस मॉडल की क्यों जरूरत थी? तो कुछ स्थितियां हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप खुद पता चल जाएगा कि क्यों जरूरत थी। याद रखिएगा, जब देश आजाद हुआ ना, जब जो हमारी स्वतंत्रता का समय था, जब देश आजाद हुआ, तो उस समय जो इंडियन इकोनॉमी की स्थिति थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, वह यह थी कि भारत सिर्फ थोड़े बहुत कपास और खनिजों का ही निर्यात करता था। और याद रखिएगा, ये कपास और खनिजों का निर्यात करना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। बढ़िया बात तो यह है कि इस कपास से कपड़ा बना करके निर्यात करता, लेकिन भारत सीधे कपास बाहर भेज रहा है। इसका मतलब भारत के पास फैक्ट्रियां नहीं है कि वह कपड़ा बनाए। फायदेमंद क्या होगा? फायदेमंद होगा कपास का निर्यात करे, फायदेमंद होगा कपास का निर्यात करे, फायदेमंद ये सॉरी फायदेमंद होगा कि कपड़े का निर्यात करे, फायदेमंद ये होगा कि भारत कपड़े का निर्यात करे। लेकिन कपास का निर्यात कर रहा है। अगर भारत का कपास निर्यात और कपड़ा निर्यात जीरो है, इसका मतलब भारत के पास फैक्ट्रियां नहीं है कपड़ा बनाए। अब देखिए कितनी अजीब विडंबना, भारत कपास का निर्यात कर रहा है और फैक्ट्रियां विदेशी लोग कपास खरीद रहे हैं और फिर उन्हीं का कपड़ा बना करके भारत में बेच रहे हैं। ठीक, वही खनिजों के मामले में कच्चा लोहा खोद करके सीधे विदेश बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो फैक्ट्रियां नहीं थी जिसमें लोहे को पिघलाए, कार्बन बनाए, इस्पात बनाए, स्टील बनाए, उससे बहुत सारी वस्तुएं बनाए। तो जिस अर्थव्यवस्था में कपड़ा बनाने तक की मिले ना हो, जिस देश के पास अपने खनिजों को पिघला करके धातुएं बनाने की स्थिति ना हो, वो देश विकास कैसे कर पाएगा? तो पहली स्थिति तो यही थी कि सिर्फ कपड़ा और खनिज का थोड़ा बहुत निर्यात होता था। देश का नगण्य औद्योगिक आधार था। नगण्य औद्योगिक आधार मतलब औद्योग थे ही नहीं। अंग्रेजों ने भारत में उद्योग नहीं लगाए, भारत से कच्चे माल खरीदे, ब्रिटेन ले गए, अपने उद्योगों में उसको तैयार माल किया और पुनः भारत में ले जाकर के बेच दिया। सस्ते दामों पर कच्चे माल खरीदे और महंगे दामों पर बनी बनाई वस्तुएं ले जाकर के बेची। तो भारत का औद्योगिक आधार अंग्रेज एकदम नष्ट कर दिए थे। अंग्रेज के आने के पहले बहुत बढ़िया स्थिति थी, लेकिन अंग्रेज जिस दौर में आए वही दौर था दुनिया में जब आधुनिक उद्योगों की स्थापना हो रही थी, हर देश में हो रही थी, धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आ रही थी। लेकिन उसी दौर में भारत गुलाम बना, तो अंग्रेजों ने अपने यहां औद्योगिक क्रांति की, अपने यहां उद्योग लगाए, लेकिन वही अंग्रेज भारत में उद्योग नहीं लगाए। यानी जब देश आजाद होता है, 1956 का साल आता है, तो जब 1956 में हमारे योजनाकार खड़े हैं, तो उनके पास देश में कोई उद्योग ही नहीं है। हमारी कृषि एकदम अनुत्पादक थी, क्योंकि प्राचीन जमाने परंपरागत खेती की जा रही थी। नए जमाने की जो खेती थी, जिसमें सिंचाई की बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, फर्टिलाइजर होना चाहिए, कृषि यंत्र होना चाहिए, पूरी दुनिया में चुका था, हमारे यहां नहीं हुआ था। यह वस्तु स्थिति थी। यह वस्तु स्थिति बताती है कि देश को या दूसरी पंचवर्षीय योजना को ऐसी नीति की जरूरत थी जो नीति औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त करे, जो नीति भारी पूंजीगत उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करे, जो नीति देश की आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए, जो नीति ढेर सारे देश में कपड़ा उद्योग बनाए, खनिज उद्योग बनाए, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, कृषि को आगे बढ़ावा दे। समझ में आ गई बात? तो देश की स्थिति ही ऐसी थी कि हमें एक बेहतर मॉडल की जरूरत थी जो देश के औद्योगिकरण का आधार रखे। इसीलिए 1956 में भारत के औद्योगिकरण का आधार रखने के लिए, देश के विकास का आधार रखने के लिए एक नीति लाई गई जिसे कहा जाता है नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो 56 में नेहरू महालनोबिस मॉडल की जरूरत क्यों थी, यह बात आप लोग समझ ले गए। ठीक, इसी को हमने लिख दिया है। ठीक, इसी बात को हमने लिख दिया है कि भारत भूखा था। 1956 के हालात को देखा जाए तो हम क्या कहेंगे? भारत भूखा था। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। जब देश आजाद हुआ तो देश क्या था? भूखा था। अमेरिका से गेहूं आता था, उसी से लोग खाते थे, वो भी आधे पेट खाते थे। जब देश आजाद हुआ तो भारत भूखा था। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में यह बात तय की गई कि हम कृषि का विकास करते हैं, और पहली पंचवर्षीय योजना में काफी कुछ काम कृषि पर शुरू हुआ। लेकिन देश की जो असली जरूरत थी, ठीक, देश की जो असली जरूरत थी वह थी कि हम अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करें। देश की असली जरूरत थी कि हम प्रौद्योगिकी का विस्तार करें, टेक्नोलॉजी का विस्तार करें। देश की असली जरूरत थी कि हम अपनी राष्ट्रीय रक्षा में सुधार करें, और बगैर औद्योगिकरण के हमारी राष्ट्रीय रक्षा में सुधार नहीं हो सकता। अब आप ही समझिए, यदि अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण तुरंत करना है, प्रौद्योगिकी का विकास तुरंत करना है, राष्ट्रीय रक्षा में सुधार तुरंत करना है, तो औद्योगिकरण की तत्काल जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। औद्योगिकरण की तत्काल जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए जब नेहरू महालनोबिस मॉडल लाया गया तो कहा गया कि हम देश का तेजी से औद्योगिकरण करेंगे, हम देश का तेजी से औद्योगिकरण करेंगे। ठीक, हम देश का तेजी से औद्योगिकरण करेंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया? आधुनिकीकरण करना था, हमें प्रौद्योगिकी तथा राष्ट्रीय रक्षा में सुधार करना था, इसलिए हमने नेहरू महालनोबिस मॉडल को लाया। तो आइए चलते हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल की विशेषताओं की ओर। ठीक, समझना। तो आइए, एक तो हमने समझ लिया कि आखिर हमें नेहरू महालनोबिस मॉडल की जरूरत क्या थी। अब थोड़ा समझते हैं इस नेहरू महालनोबिस मॉडल का विजन क्या था, इस नेहरू महालनोबिस मॉडल का दृष्टिकोण क्या था। याद रखना, इसी मॉडल पर 1991 तक की अर्थव्यवस्था चली है, इसलिए हम थोड़ा इसको बहुत विस्तार से, बहुत डीप से 2-3 बार समझा रहे हैं। तो आइए समझते हैं, ठीक, कि इस नेहरू महालनोबिस मॉडल का विजन क्या था। याद रखिएगा, नेहरू महालनोबिस मॉडल का विजन, इस मॉडल का विचार, इस मॉडल के पीछे की प्रेरणा, इस मॉडल का सोच इस योजना के दस्तावेजों में ही व्यक्त किया गया था। यानी जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई और योजना का जब विजन डॉक्यूमेंट रखा गया, तो उन डॉक्यूमेंट में ही इस नेहरू महालनोबिस मॉडल को व्यक्त किया गया था। इस योजना के डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया है, सीधे मैं वही बता रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे दूसरी पंचवर्षीय योजना के विजन डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि यदि औद्योगिकरण को पर्याप्त गति से करना है, यानी औद्योगिकरण को तेज गति से करना है, तो देश को बुनियादी उद्योगों,
किसका विकास करना होगा? बुनियादी उद्योगों का। और साथ ही उन उद्योगों को विकसित करने का लक्ष्य रखना चाहिए जो आगे के विकास के लिए आवश्यक मशीनों को बनाने के लिए मशीनें बनाते हैं। यानी अगर कह रहा है कि यदि तीव्र औद्योगिकरण करना है तो एक तरफ बुनियादी उद्योगों का विकास करना होगा जो थोड़ी देर पहले हमने बताया, और दूसरी तरफ उन उद्योगों का विकास करना होगा जो आगे की मशीनों को बनाने के लिए मशीनें बनाने बताते हैं। अर्थात ऐसे उद्योग लगाना होगा जो मशीनें बनाती हैं। समझना बात को। आप ट्रैक्टर मार्केट में तभी ना आएगा जब उसका इंजन बनेगा, तो इंजन बनाने वाला भी तो उद्योग लगाना होगा। तो वो पहले वो उद्योग लगाइए जो ट्रैक्टर का इंजन बनाए, वो उद्योग लगाइए जो ट्रैक्टर का टायर बनाए, वो उद्योग लगाइए जो ट्रैक्टर की स्टीयरिंग बनाए, ट्रैक्टर अपने आप तैयार हो जाएगा। यानी नेहरू महालनोबिस मॉडल का विजन कहता है कि आपको तीव्र औद्योगिकरण करना है तो आपको भारी उद्योगों की स्थापना करनी होगी, आपको पूंजीगत उद्योगों की स्थापना करनी होगी, और साथ साथ उन उद्योगों का विकास करना होगा जो मशीनों को बनाने के लिए मशीनों का निर्माण करते हैं। यही विजन था, ठीक, इस नेहरू महालनोबिस मॉडल का। यही केंद्रीय विचार था इस नेहरू महालनोबिस मॉडल का। ठीक, एकदम थीम पकड़ना। दो ही चीज अगर कभी कहीं पूछा जाए कि क्या विजन था, विजन क्या था, सोच क्या थी, ठीक, क्या विजन था नेहरू महालनोबिस मॉडल का, तो एक बार पुनः समझा दे रहा हूं। बुनियादी उद्योगों की स्थापना, बुनियादी उद्योगों की स्थापना, ठीक, और दूसरा उन उद्योगों की स्थापना, उन उद्योगों की स्थापना जो मशीन बनाने वाली मशीनों को बनाते हैं, या उन उद्योगों की स्थापना जो मशीन को बनाते हैं। यही था, उन उद्योगों की स्थापना जो मशीनों को बनाते हैं। यही विजन था। यानी कुल मिला जुला करके बात औद्योगिकरण की हो रही है। तो हम कह सकते हैं, अब फिर आपको एक जगह ले सकता हूं, ठीक, तो हम कह सकते हैं, अब समझना, तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ 1900, समझना थोड़ा जटिल टॉपिक है, तो हम कह सकते हैं एक तरफ 1956 से लेकर के 1961 तक के लिए क्या लाई जाती है, ऐसे करते हैं। एक तरफ हम कह सकते हैं कि भारत द्वितीय पंचवर्षीय योजना लाता है, भारत द्वितीय पंचवर्षीय योजना लाता है, ठीक। योजना का कालखंड क्या है? 1956 से लेकर के 1961। अब देखना, आज मुझे आपका कमेंट नहीं दिख रहा है, तो अगर कोई डाउट रहे क्लास में तो परेशान मत होना, क्लास न करने से बेहतर है क्लास करने में कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज को 3 3 4 4 बार बता दूं ताकि कोई डाउट रह ही ना जाए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक लाई जाती है, ठीक। और इस पंचवर्षीय योजना की का जो थीम थी, जो आत्मा थी, जो बनाने वाले लोग था, या जिस आर्थिक मॉडल की कल्पना की गई, वह था नेहरू महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल, वह था नेहरू महालनोबिस मॉडल। समझना, वह क्या था? नेहरू महालनोबिस मॉडल। क्या कह रहा है नेहरू महालनोबिस मॉडल? नेहरू महालनोबिस मॉडल कह रहा है कि हम भारी पूंजीगत उद्योगों की स्थापना करेंगे, या हम बुनियादी उद्योगों की स्थापना करेंगे। बुनियादी उद्योगों, ठीक, हम बुनियादी उद्योगों की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? हम बुनियादी उद्योगों की स्थापना करेंगे। और दूसरी चीज क्या हम करेंगे? हम उन उद्योगों का की स्थापना करेंगे, उन उद्योगों की स्थापना करेंगे, उन उद्योगों की स्थापना करेंगे जो मशीनों का निर्माण करते हैं। एक लाइन में कह दें कि जो विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण करते हैं। इसी को यह भी कहा जाता है कि जो मशीन बनाने वाली मशीनों का निर्माण करते हैं। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि जो मशीनों का निर्माण करते हैं। ये दोनों कर देंगे तो क्या होगा? तो कहा गया कि ये दोनों कर देंगे तो देश का क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण हो जाएगा। औद्योगिकरण हो जाएगा। और जब देश का औद्योगिकरण हो जाएगा तो देश को क्या मिल जाएगी? आत्मनिर्भरता मिल जाएगी। आत्मनिर्भरता मिल जाएगी। देश को क्या मिल जाएगी? आत्मनिर्भरता मिल जाएगी। ठीक, समझना बात को। देश को क्या मिल जाएगी? आत्मनिर्भरता मिल जाएगी। यानी कुल मिलाजुला करके 1956 में की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिर्फ बात औद्योगिकरण की हो रही है, औद्योगिकरण की हो रही है, औद्योगिकरण की हो रही है, उद्योग उद्योग उद्योग। अब जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ही उद्योग था और इस औद्योगिकरण था, तो जाहिर सी बात है देश को एक बेहतर औद्योगिक नीति की जरूरत थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही, इस सेकेंड फिफ्थ ईयर प्लान में ही, इस सेकेंड प्लान में ही जो आधारित थी नेहरू महालनोबिस मॉडल पर, जो आधारित थी नेहरू महालनोबिस मॉडल पर, किस पर आधारित थी? नेहरू महालनोबिस मॉडल पर, जिसका लक्ष्य औद्योगिकरण था। जिसका लक्ष्य क्या था? औद्योगिकरण था। अब जब इसका लक्ष्य औद्योगिकरण था, जो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो जाहिर सी बात है देश को जरूरत पड़ी एक औद्योगिक नीति की। जब तक देश औद्योगिक नीति नहीं लेकर के आता, तब तक इस नेहरू महालनोबिस मॉडल को या औद्योगिकरण को धरातल पर नहीं उतार पाता। इसलिए एक तरफ जहां 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई जा रही है, तो इसी 56 में तुरंत इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य हैं, जो औद्योगिकरण है, इनको धरातल पर उतारने के लिए 1956 की औद्योगिक नीति लाई जा रही है। 1956 की औद्योगिक नीति लाई जा रही है। क्या लाई जा रही है? 1956 की औद्योगिक नीति लाई जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो सबसे पहला काम हुआ वो यही हुआ कि 1956 की औद्योगिक नीति लाई जा गई। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण, और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो सबसे पहला काम हुआ वो यही हुआ कि 1956 की औद्योगिक नीति लाई गई। क्या लाई गई? 1956 की औद्योगिक नीति लाई गई। बच्चा लोग धैर्य से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना। मैं आज देख नहीं पा रहा हूं आपको, मैं आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसा ना हो कि आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे। बदमाशी नहीं होनी चाहिए।
पंचवर्षीय योजना लाई 56 में की औद्योगिक, तो आइए 1956 की औद्योगिक नीति, इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन 1956, औद्योगिक नीति संकल्प प्रस्ताव 1956। ठीक, औद्योगिक नीति संकल्प प्रस्ताव 1956। मॉडल को धरातल पर उतारने के लिए एक नई औद्योगिक नीति की जरूरत थी। जो नेहरू महालनोबिस मॉडल था उसको धरातल पर उतारने के लिए एक नई औद्योगिक नीति की जरूरत थी। इसीलिए ये सब मैं लिख देता हूं ताकि आप ये ना कहो कि मैं लिखूंगा क्या, नोट्स क्या बनाऊंगा, इसलिए लिख के आता हूं, नहीं बोर्ड पर ही समझा देता, समझाता भी हूं और इसको लिख के भी लाता हूं। तो 1956 की औद्योगिक नीति इसलिए लाई गई, या यूं कहिए कि नेहरू महालनोबिस मॉडल को धरातल पर उतारने के लिए एक नई औद्योगिक नीति की जरूरत थी, इसीलिए यह नीति लाई गई। इसीलिए क्या लाई गई, यह नीति लाई गई। तो कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं कि नेहरू महालनोबिस मॉडल को धरातल पर उतारने के लिए 1956 की औद्योगिक नीति लाई गई। नेहरू महालनोबिस मॉडल को धरातल पर उतारने के लिए 1956 की औद्योगिक नीति लाई गई। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या था कि इस नीति में जो 1956 में लाई गई उसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। ठीक, ऐसे ऐसे कहा गया कि जो हमारे उद्योग होंगे इसको हम 3 भागों में, 3 श्रेणियों में बांट देंगे। एक को कहा गया अनुसूची ए के उद्योग, अनुसूची ए के उद्योग, शेड्यूल ए के उद्योग। दूसरे को कहा गया अनुसूची बी के उद्योग, अनुसूची बी के उद्योग। और तीसरे को कहा गया अनुसूची सी के उद्योग, सी के उद्योग। तीसरे को कहा गया अनुसूची सी के उद्योग। यानी उद्योगों को 3 भाग में बांटा गया, अनुसूची ए के उद्योग, अनुसूची बी के उद्योग और तीसरा है अनुसूची सी का उद्योग। उद्योगों को 3 भाग में बांटा गया, अनुसूची ए, अनुसूची बी, अनुसूची सी। समझना बात को। सरकार ने कहा हम 3 लिस्ट प्रकार के उद्योग बनाते हैं, अनुसूची ए का उद्योग, अनुसूची बी का उद्योग, अनुसूची सी का उद्योग। अनुसूची ए में सरकार ने कहा कि 17 प्रकार के उद्योग होंगे। कितने प्रकार के? 17 प्रकार के उद्योग होंगे। 17 प्रकार के उद्योगों की एक लिस्ट डाल दी गई। कहा गया कि अनुसूची ए में 17 प्रकार के उद्योग हैं, इनकी एक लिस्ट है। और यह भी कहा गया कि इन 17 प्रकार के उद्योगों की स्थापना कौन करेगा? तो कहा गया कि सीधे सीधे इन उद्योगों की स्थापना केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी। कहा गया कि इन उद्योगों की स्थापना कौन करेगा? तो इन 17 प्रकार के उद्योगों की स्थापना कहा गया सीधे सीधे केंद्र सरकार करेगी। यानी अनुसूची ए में कितने प्रकार के उद्योग रखे गए? 17 प्रकार के उद्योग। और सरकार ने कहा दिया देखो ये हम ला देते हैं अनुसूची ए, शेड्यूल ए, इसमें हम 17 प्रकार के उद्योग कह देते हैं और इनकी स्थापना सीधे सीधे केंद्र की सरकार करेगी। दूसरा लिस्ट बनाई गई अनुसूची बी। इस अनुसूची बी में 12 प्रकार के उद्योग रखे गए, 12 प्रकार के उद्योग रखे गए। अनुसूची बी में कितने प्रकार के उद्योग रखे गए? तो अनुसूची बी में 12 प्रकार के उद्योग रखे गए। और कहा गया कि ये भी वो उद्योग है जिनकी स्थापना सरकार ही करेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। ठीक, स्थापना इनकी भी सरकार ही करेगी। तो फिर इनको 12 को इसमें क्यों नहीं शामिल कर लिया? इसमें एक बात कही गई, इन 12 प्रकार के उद्योगों की स्थापना तो सरकार करेगी। हाँ, सहयोग अगर सरकार चाहे तो सहयोगी भूमिका के रूप में प्राइवेट सेक्टर को स्वीकार कर सकती है, इस प्राइवेट सेक्टर से मदद ले सकती है। जैसे मान लो सरकार कह रही है कि हम गाड़ी बनाने वाला, हम ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से कह देगी चलिए भाई टायर आप बनाइएगा, लेकिन टायर मार्केट में नहीं बेचना, आपको सीधे हम ही को सप्लाई करना है। अर्थात यहाँ निजी क्षेत्र सहयोगी की भूमिका में हो सकता है। इस जो अनुसूची बी के उद्योग थे, जो 12 प्रकार के उद्योग थे, यहाँ निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र सहयोगी की भूमिका में हो सकता है। क्या है? सहयोगी की भूमिका में, निजी क्षेत्र सहयोगी की भूमिका में। किस रोल में है निजी क्षेत्र? सहयोगी की भूमिका में। बड़ी भूमिका नहीं है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि देश के औद्योगिकरण की बागडोर, देश के औद्योगिकरण की कमान संभाल कौन रहा है? तो देश के औद्योगिकरण की कमान सरकार संभाल रही है। यहां 17 प्रकार के, 17 नहीं 17 प्रकार के, जैसे कोयला इंडस्ट्री हुआ, पावर इंडस्ट्री हुआ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हुआ, सब प्रकार हैं। क्या गया? इनकी स्थापना कौन करेगा? सब सरकार करेगी। अब बचे अनुसूची सी के उद्योग। तो सरकार ने कहा कि इनके बाद जो भी बचेंगे, और इनके बाद कुछ बचे ही नहीं, बचे तो सिर्फ छोटे छोटे उद्योग। तो सरकार ने कहा कि शेड्यूल ए और शेड्यूल बी के बाद जो शेष बचे हुए उद्योग होंगे, विशेष करके लघु उद्योग। ठीक, इनकी स्थापना प्राइवेट सेक्टर करेगा। इनकी स्थापना कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब इनकी स्थापना करेगा तो स्थापना से पहले उसको सरकार के से लाइसेंस लेना होगा। क्या करना होगा? लाइसेंस लेना होगा। मतलब मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर कहता है कि हम चीनी मिल खोलेंगे, तो उसको सरकार के पास जाना होगा और कहना होगा कि सरकार हमें इजाजत दो कि हम चीनी मिल खोल सकते हैं। तो अगर सरकार लाइसेंस दे देगी कि हाँ जाइए आप खोल सकते हैं, तभी वो खोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कुल मिलाजुला करके आप देखिए कि 1956 की जो औद्योगिक नीति आ रही है उसमें नेतृत्व किसके हाथ में, कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया गया है? कंट्रोल दे दिया गया है सरकार के हाथ में। अनुसूची ए के उद्योग कौन स्थापना, 17 प्रकार के उद्योग है, कौन स्थापना कर रहा है? सरकार। अनुसूची बी के उद्योगों में 12 प्रकार के उद्योग है, कौन स्थापना कर रहा है? सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो। ठीक, यहां निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र सहयोगी की भूमिका में। अनुसूची सी में, ठीक,
अनुसूची सी में कहा गया कि अनुसूची सी में ए और बी से जो भी बच जाएगा उसे किस में रख देंगे, अनुसूची सी में रख देंगे। और कहा गया इससे बचे हुए जो शेष उद्योग हैं उनको रख देंगे अनुसूची सी में और इनकी स्थापना कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इनकी स्थापना करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। यानी यहां सरकार सीधे स्थापना कर रही है और यहां प्राइवेट सेक्टर को कह तो रही है लेकिन लाइसेंस देके उसको कंट्रोल कर रही है। यहीं से कहा जाता है भारत में लाइसेंस राज की शुरुआत हुई। यानी 1956 की औद्योगिक नीति ये कहती है कि भारत का जो औद्योगिकरण होगा, भारत की जो विकास यात्रा होगी, ये सरकार के कंट्रोल में होगी, सरकार के नियंत्रण में होगी, सरकार ही ये विकास करेगी। इसीलिए देखना जितनी भी कंपनियां बनी सब सरकारी बनी। भारत सरकार साबुन, तेल, नमक, सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ बनाने लगी, सब कुछ सरकार ही बनाती थी। ये तय किया गया 1956 में। तो 1956 की औद्योगिक नीति की अगर हम विशेषताएं की बात करते रहे हैं, जो 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प प्रस्ताव है, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी में थे शेड्यूल ए के उद्योग, यानी अनुसूची ए के उद्योग। ठीक, कहा गया कि अनुसूची ए में जितने भी शामिल उद्योग होंगे सबकी स्थापना कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। इसमें कितने प्रकार के उद्योग थे, तो इसमें कहा गया इसमें कुल 17 प्रकार के उद्योग थे। अनुसूची ए में कितने प्रकार के उद्योग थे, तो अनुसूची ए में 17 प्रकार के उद्योग थे। शेड्यूल ए में कितने प्रकार के थे, 17 प्रकार के। फिर कहा गया, ठीक, शेड्यूल बी, ठीक, शेड्यूल बी, अनुसूची बी, कहा गया कि जो अनुसूची बी है उसमें 12 प्रकार के उद्योग थे। ठीक, और कहा गया इनकी स्थापना सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन सरकार जो होगी वह लीडर की भूमिका में होगी। कोई फुल इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर नहीं खोल सकता। शेड्यूल बी में जितनी 12 की लिस्ट दी गई है सरकार खोलेगी, उस उद्योग में प्राइवेट सेक्टर सहयोग करेगा। शेड्यूल जो सी था, अनुसूची सी थी, इनमें ए और बी के अलावा जो भी उद्योग बचे सबको लग दिया गया था शेड्यूल सी में। और कहा गया था कि ए और बी के बाद जो भी उद्योग बच रहे हैं उनकी स्थापना कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा, उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। शेड्यूल सी में जिन उद्योगों को रखा गया था वह मुख्य रूप से, विशेष रूप से स्मॉल इंडस्ट्री थे, लघु उद्योग थे, जो उपभोक्ता की जरूरत पर आधारित थे। नमक, मिर्च, मसाला, तेल, कपड़ा, जूता, ये सब वाले उद्योग थे। लेकिन यहां भी कहा गया कि इन उद्योगों की स्थापना करने से पहले आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। आपको अनिवार्यतः लाइसेंस लेना होगा। क्या करना होगा, आपको अनिवार्यतः लाइसेंस लेना होगा। कहा गया कि अनिवार्यतः, नेसेसरी है, अनिवार्य है कि आपको लाइसेंस लेना होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत होगी तो आपका संदेश तो मुझ तक आएगा नहीं। ठीक, ये थी 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएं। अगली बात, इस 1956 की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, भारत का आर्थिक संविधान, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसको लिए एक नया शब्द भी कहा गया भारत ने राज्य पूंजीवाद को शुरू कर दिया। पूंजीवाद क्या कहता है कि प्राइवेट सेक्टर उद्योगों का विकास करेगा। यहां क्या है, यहां सरकार उद्योगों का विकास कर रही है, राज्य कर रहा है। कई आलोचकों ने कहा यह राज्य का पूंजीवाद है। तो इसको भारत का आर्थिक संविधान में कहा गया 1956 की औद्योगिक नीति को। इसी को राज्य पूंजीवाद की बाइबिल भी कहा गया। ठीक, और इसी औद्योगिक नीति से पूरे के पूरे देश के अर्थव्यवस्था के विकास की नींव रखी गई। इसी औद्योगिक नीति से पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था के विकास की नींव रखी गई। इसे बाइबिल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म कहा जाता है। देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। जहां जहां उद्योग लगाएंगे, कहां लगाएंगे, पिछड़े क्षेत्रों में। ठीक, आईआईटीज की स्थापना की गई ताकि बच्चे पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तभी तो उद्योग कर आगे बढ़ेगा। इसी दौर में विश्वविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा का पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया। इसी दौर में व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू की गए। इसी दौर में एम्स की स्थापना की गई। इसी दौर में देश में तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू की गए। इसी दौर में तमाम सरकारी कंपनियां शुरू की गई। और भारत के औद्योगिकरण का आधार तो इस योजना ने रख ही दिया था। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता थी, सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो कुल मिला जुला करके आइए हम एक बार निष्कर्षों की ओर चलते हैं। और निष्कर्ष हैं, एक एक पॉइंट में फिर से बता देता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, कालखंड है 1956 से 1961 तक का। इस योजना के यह नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, यह नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, मॉडल पर। ठीक, एम क्या था, एम क्या था, तो तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण पहला एम था। दूसरा एम था आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। और तीसरा एम था भारी पूंजीगत उद्योगों की स्थापना या बुनियादी उद्योगों की स्थापना, भारी पूंजीगत उद्योगों की स्थापना। ठीक, या बुनियादी उद्योगों की स्थापना। ठीक, इसी योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को धरातल पर उतारने के लिए 1956 की औद्योगिक नीति आई। क्या आया, औद्योगिक नीति आई, जिसे 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसमें उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया। शेड्यूल ए के उद्योग 17 प्रकार के उद्योग थे। ठीक, कितने प्रकार के थे, 17 प्रकार के थे। कौन 17, कितने प्रकार के थे, 17 प्रकार के उद्योग थे। 17 प्रकार, कौन स्थापना करेगा, केंद्र सरकार। ठीक, शेड्यूल बी लाई गई, अनुसूची बी, 12 प्रकार के उद्योग थे। कितने प्रकार के, 12 टाइप,
12 प्रकार के उद्योग थे। कौन स्थापना करेगा? केंद्र और राज्य सरकार। राज्य सरकार, ठीक। निजी क्षेत्र सहयोगी की भूमिका में रहेगा। निजी क्षेत्र सहयोगी की भूमिका में रहेगा। सहयोगी की भूमिका में रहेगा, ठीक। सहयोगी की भूमिका में रहेगा। निजी क्षेत्र सहयोगी की भूमिका में रहेगा। तीसरा था शेड्यूल सी के उद्योग। इसमें जो ए और बी के बचे हुए थे सभी शेड्यूल सी में शामिल कर लिए गए। विशेष रूप से उपभोक्ता आधारित उद्योग थे। उपभोक्ता आधारित उद्योग। उपभोक्ता आधारित उद्योग विशेष रूप से क्या थे? उपभोक्ता आधारित उद्योग। इसके लिए क्या था? लाइसेंस लेना जरूरी था। क्या था कि कोई भी स्थापित करेगा तो सरकार से पहले क्या लेगा? लाइसेंस लेगा, ठीक। इसी पंचवर्षीय योजना में, इसी 1956 की औद्योगिक नीति के आधार पर देश का अगर उपलब्धियों की बात की जाए, हम उपलब्धियों की बात करें तो देश का औद्योगिकरण हुआ, सच में हुआ, औद्योगिकरण हुआ। इस योजना ने भारत के औद्योगिकरण की आधार रख दी। सुई से लेकर के जहाज तक की कहावत कही जाती है, सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई, नींव रखी गई, सभी प्रकार के उद्योगों की नींव रखी गई। और इसी दौर में सरकारी कंपनियां या सरकारी उद्योग अस्तित्व में आए। उद्योग अस्तित्व में आए, ठीक। सरकारी उद्योग अस्तित्व में आए, समझ रहा हूं। दौर में सरकारी उद्योग अस्तित्व में आए। इसी दौर में आईआईटी की स्थापना शुरू हो गई। इसी दौर में एम्स की स्थापना शुरू हो गई, इसकी गई। इसी दौर में आईआईएम की स्थापना की गई। इसी दौर में विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए गए, साइंस टेक की पढ़ाई शुरू हो गई, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए, व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए, व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए, ठीक। और अगर इस योजना का निष्कर्ष ले, निष्कर्ष हम इस योजना के हम निष्कर्ष पर पहुंचे, इस योजना के हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो निष्कर्ष यह है, बहुत ही सफल, बहुत ही सफल। और एक लाइन में कह दीजिए, एक लाइन में कह दीजिए तो भारत के औद्योगिकरण की नींव तो इस योजना ने रख दी। भारत के औद्योगिकरण की नींव, भारत के औद्योगिकरण की नींव, ठीक। भारत के औद्योगिकरण की नींव इस योजना ने रख दी, की नींव इस योजना ने रख दी। भारत के औद्योगिकरण की नींव इस योजना ने रख दी। हो गई बात। ये रही दूसरी पंचवर्षीय, हो गई बात। बताओगे भी कैसे? स्क्रीन तो मुझे कहानी रही दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब हम यहां तक बात समझ गए? दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत सफल रही। उत्साह चरम पर था, वाह वाह, औद्योगिकरण शुरू हुआ। बड़े बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक अजब भी माहौल था। ऐसा लग रहा था कि 2 शताब्दियों तक शोषित ये देश अपने एकदम उछाल मारने वाला है, छलांग मारने वाला है। 1961 में इस योजना ने अपना कालखंड पूरा किया। योजनाकार फूले नहीं समा रहे थे, नेता फूले नहीं समा रहे थे, बड़े खुश थे। पूरा देश इस गर्व से भरा हुआ था कि पश्चिम की दुनिया, जिसे लोग कहते थे कि भारत जब आजाद होगा तो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, ठीक। पश्चिम की दुनिया कहती थी कि भारत में लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पाएगा। पश्चिम की दुनिया कहती थी कि राजाओं महाराजाओं का देश है, ये डेमोक्रेसी क्या चलाएगा। पश्चिम की दुनिया कहती थी कि ये जादू टोने वाले, सांप सपेरे वाले लोग हैं, ये क्या औद्योगिकरण करेंगे। लेकिन इसी दौर में भारत ने सुई बनाने का उद्योग खोला, साइकिल बनाने का उद्योग खोला, मोटर बनाने का उद्योग खोला, हवाई जहाज बनाने का उद्योग खोला, सैटेलाइट बनाने के लिए भी व्यवस्था बनाने लगे, उस पर भी काम शुरू हुआ। वायरोलॉजी सेंटर बना दिया गया कि वैक्सीन बनाएंगे। यानी कोई ऐसा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र नहीं था जहां काम शुरू हो गया, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था। इसी दौर में एक तरफ तोप बनाने पर काम शुरू हो रहा है, बंदूकें बनाने पर काम शुरू हो रहा है, तो इसी दौर में सैटेलाइट पर नींव रखी जा रही है कि हम स्पेस में भी जाएंगे। इसी दौर में वैक्सीनेशन की नींव रखी जाएगी। इसी दौर में बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां बन रही है, एल्यूमिनियम कंपनियां बन रही है, माइक्रो कंपनियां बन रही है। इसी दौर में तमाम इंडस्ट्री लग रही है, फर्टिलाइजर कंपनियां बन रही है, बिजली बनाने वाली कंपनियां बन रही है, सीमेंट कंपनियां बन रही है, सबकी बात शुरू हो गई। एकदम देश उत्साह में था। देश में एक ही नारा था कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिल के बोझ उठाना। पूरा देश लगा हुआ था क्योंकि देश अपनी योजनाओं को सफल कर चुका था। एक तरफ कृषि में तमाम बेहतरी से काम हो रहे थे, दूसरी तरफ औद्योगिकरण की गाड़ी चलने के लिए थी। कृषि भी हमारा ठीक ठाक काम हो रहा था, औद्योगिकरण भी ठीक ठाक हो रहा था। नेहरू का उत्साह अपने चरम पर था। उनको लग रहा था कि जो सपना हमने देखा है स्वतंत्रता आंदोलन के समय, अभी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय के काफी नेता जीवित थे, वे भी फूले नहीं समा रहे थे कि जो हमने सपना देखा है, जिस भारत को बनाने के लिए का सपना देखा, उसके लिए आजादी लड़ी, वो भारत अब बनने ही वाला है। खेती ठीक हो गई, औद्योगिकरण कर लेंगे, बात हो जाएगी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद देश आत्मविश्वास और उत्साह से लबरेज था। इसी आत्मविश्वास और उत्साह, ठीक, के क्षण में भारत ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना की घोषणा कर दी, ठीक। तो आ जाइए थर्ड फिफ्थ ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड फिफ्थ ईयर प्लान 1956 में शुरू की गई,
ठीक, सॉरी 1961 में, 1961 में शुरू की गई, 1961 में शुरू की गई और 1966 में चली। दरअसल कमेंट बॉक्स नहीं चल रहा है ना, तो मन ही नहीं लग रहा है। 2 ही 4 क्लास में तुम सबसे इतना लगाव हो गया, इतना प्यार हो गया कि मुझे डांटने को नहीं मिल रहा है ना, मेरा मन कर रहा है, लग रहा है। कभी गुस्सा दिखा लेता हूं, कभी तो, लेकिन पढ़ेंगे साथी, ठीक ना? ठीक, तकनीकी आधारित होता तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक, विजन क्या था इस योजना का, सोच क्या थी इस योजना की, विजन क्या था, विजन क्या था, विजन क्या था, सोच क्या थी। हमने कहा कि पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही, दूसरी पंचवर्षीय योजना सफल हुई, काम खेती में भी शुरू हो गया था, काम उद्योग में भी शुरू हो गया था। तो हमारे लोगों का मानना था कि हमारी अर्थव्यवस्था एक टेक ऑफ पोजीशन में चली, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने के चरण में प्रवेश कर चुकी है, यानी टेक ऑफ पोजीशन में प्रवेश कर चुकी है। टेक ऑफ पोजीशन मतलब जहाज दौड़ता है ना, तेजी से दौड़ रहा है और एक स्पीड ऐसी आती है जब वो ऐसे उड़ता है, जो वो धरातल से उठ रहा होता है उसे ही बोलते हैं टेक ऑफ पोजीशन, उसे क्या बोलते हैं, टेक ऑफ पोजीशन। ठीक, विजन ये था कि कृषि और उद्योग पर काम हो चुका है, अब हम अपनी अर्थव्यवस्था को टेक ऑफ पोजीशन में ले चलते हैं, उड़ा देते हैं, विकसित भारत की ओर ले चलते हैं, बनाते हैं खूबसूरत सा हिंदुस्तान, एक ताकतवर देश, मर्यादित देश, संपन्न देश, जिस देश में बच्चों के पास पढ़ाई हो, बड़ों के पास कमाई हो, बूढ़ों के पास दवाई हो, एक ताकतवर देश, एक समृद्धशाली देश, गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी से लड़ता हुआ देश, इन सबको परास्त करता हुआ देश बनाते हैं। तो विजन ये था, ठीक, कि इकोनॉमी को टेक ऑफ पोजीशन में ले जाना, टेक ऑफ पोजीशन में ले जाना, कहा गया कि खेती ठीक हो गई, उद्योग ठीक हो गई, अब क्या, आप तो बल्ले बल्ले है, खेती ठीक हो गई, उद्योग ठीक हो गया, अब क्या, आप तो बल्ले बल्ले है, तो क्यों ना हम अपनी इकोनॉमी को टेक ऑफ पोजीशन में ले जाएं, उड़ा लें, तेजी से आगे बढ़े, कृषि ठीक हो गया, उद्योग ठीक हो रहा है, इन्हीं दोनों को और ठीक कर लेते हैं। ऐसा बात नहीं थी पूरा भारत का औद्योगिकरण हो गया, उद्योगों की नींव रखी गई, पूरा भारत में कृषि ठीक हो गई, कृषि में सुधार किया गया और कहा गया कि बस यही दो है, इसी को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, इकोनॉमी टेक ऑफ कर लेते हैं। ठीक, तो विजन था इकोनॉमी को टेक ऑफ पोजीशन में ले जाना। ठीक, और इसीलिए टेक ऑफ पोजीशन में ले जाने के लिए लक्ष्य रखे गए और लक्ष्य रखा गया कि आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। तो एम क्या रखा गया, एम रखा गया आत्मनिर्भर, उद्देश्य रखा गया कि हम आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, यानी हम एक ऐसी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, तभी तो इकोनॉमी का टेक ऑफ होगा, यानी हम ऐसी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं जो अर्थव्यवस्था एक तरफ सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी से कुछ मांगने की स्थिति में हो, और दूसरी तरफ या हमारी अर्थव्यवस्था सेल्फ जनरेटिंग हो, क्या हो, सेल्फ जनरेटिंग हो, यानी एक तरफ सेल्फ रिलायंस हो तो दूसरी तरफ सेल्फ जनरेटिंग हो, जब सेल्फ जनरेटिंग होगी तो सेल्फ रिलायंस हो जाएगी, सेल्फ रिलायंस होगी तो सेल्फ जनरेटिंग होगी, यानी और जब ये सेल्फ रिलायंस और सेल्फ जनरेटिंग हो जाएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप टेक ऑफ पोजीशन पर चली जाएगी, यानी धरातल जहां धरातल छोड़ रही है, उड़ रही है, उड़ेगी, बस धरातल छोड़ दी, उड़ रही है, अब उड़ेगी, इसके बाद क्या चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। ठीक, धरातल छोड़ दी है, उड़ रही है, उड़ेगी, यानी इसका विजन इसके एम से जुड़ा था, इसका एम इसके विजन से जुड़ा था, विजन था इकोनॉमी को टेक ऑफ पोजीशन पर ले जाना, तो कैसे जाएगी, इसलिए एम रखा गया कि आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाएंगे, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ जनरेटिंग अर्थव्यवस्था बनाएंगे। क्या करेंगे, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ जनरेटिंग अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इकोनॉमी को टेक ऑफ पोजीशन पर ले जाएंगे। इसलिए इस योजना में स्पेशल फोकस किया गया कुछ क्षेत्रों पर, स्पेशल फोकस सेक्टर, स्पेशल फोकस सेक्टर, इस योजना में कुछ क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया और वो स्पेशल फोकस सेक्टर थे कि हमें भारी औद्योगिकरण करना है, भारी औद्योगिकरण करना है, बहुत तेजी से उद्योग लगाने हैं, और दूसरा हमें तेजी से खाद्यान्न उत्पादन करना है, खाद्यान्न उत्पादन तेज करना है, हमें खाद्यान्न उत्पादन तेज करना है, तीव्र करना है। देखो बात खेती और उद्योग की हो रही है, हमें एक तरफ भारी उद्योग लगाना है, यानी भारी औद्योगिकरण करना है, तेजी से औद्योगिकरण को बढ़ा देना है, और खाद्यान्न उत्पादन भी तीव्र करना है, इन दोनों पर फोकस किया गया, कहा गया इन दोनों पर फोकस करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भी हो जाएगी, स्व उत्पादक भी हो जाएगी, और अगर ये दोनों कर लिए तो हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ पोजीशन पर चली जाएगी, हमारी इकोनॉमी कहां चली जाएगी, टेक ऑफ पोजीशन पर चली जाएगी। ठीक, हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ पोजीशन पर चली जाएगी। तो दो क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा काम किए गए। ठीक, शुरू कहा गया कि हम इन दो क्षेत्रों में तेजी से काम करेंगे, तो क्या सब काम हुआ, नहीं, यह योजना बड़ी अभागी योजना थी, और सच में यह अभागी योजना ना होती तो सच में देश टेक ऑफ पोजीशन पर पहुंचने वाला था। भारत में कोई योजना इतनी अभागी योजना नहीं, इस योजना के दुर्भाग्य की कतारें बहुत लंबी थी, इस योजना के जो दुर्भाग्य की कतारें थी बहुत लंबी थी, बहुत लंबी।
अगर इस योजना के हम दुर्भाग्य की कतारों की बात करें, ठीक, इस योजना के दुर्भाग्य की कतारों की बात करें तो हम कह सकते हैं इस योजना के दुर्भाग्य की कतारें बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी। आप कहोगे कैसे? क्यों इतनी अभागी योजना थी? इतनी अभागी योजना थी कि एक दो विपत्ति नहीं इस योजना में आई, लाइन से विपत्ति आई, इसलिए कहते हैं इस योजना के दुर्भाग्य की कतारें बड़ी लंबी थी। कैसे? इस योजना का कालखंड क्या था? 1961 से 1966, यही कालखंड था। अभी योजना शुरू हो रही थी, पैसा वैसा बट ही रहा था कि कुछ काम धंधा शुरू किया जाए। भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, सारा पैसा युद्ध की तरफ मोड़ दिया और भारत की पराजय। इस पराजय ने भारत के उस आत्मविश्वास को लहूलुहान कर दिया जिस आत्मविश्वास को भारत ने 47 से लेकर के 61 तक इकट्ठा किया था, या यूं कहिए जिस आत्मविश्वास को भारत ने अपने दो पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता से इकट्ठा किया था। उस जोश पर पानी फेर दिया जो जोश कहता था साथी हाथ भराना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र, समृद्धशाली राष्ट्र, अपने पैरों पर खड़े राष्ट्र के सपने को धूल धूसरित खोल दिया देश एक पराजित, व्यथित, सरसैया पर के बाणों पर जैसे गंगापुत्र भीष्म महाभारत के युद्ध में पड़े हुए थे, वैसे ही 62 के युद्ध के पराजय के बाद भारत पड़ा हुआ था। लहूलुहान भारत, थका भारत, आत्मविश्वास का टूटा भारत। इस पराजय ने नेहरू को इतना सदमा दिया कि इसी सदमे से नेहरू मर गए। तो भारत चीन युद्ध, एक तरफ जो पैसा योजनाओं में खर्च होना चाहिए, कृषि और उद्योग के विकास पर खर्च होना चाहिए, वो पैसा युद्ध की तरफ मोड़ा गया, लेकिन पराजय मिली। तो इस योजना की पहली दुर्भाग्य तो यही थी। 62 के बाद धीरे धीरे भारत ने अपने घावों पर मलहम लगाए, दोबारा उठ के खड़ा होने की कोशिश की, कर ही रहा था। तब तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया 1965, भारत पाक युद्ध 1965। इस युद्ध ने जो कुछ बची खुची अर्थव्यवस्था थी उसे खोखला कर दिया। हाँ, लेकिन इस युद्ध ने एक चीज किया, जो पराजित भारत था, जो टूटा हुआ भारत था, इस युद्ध में भारत की विजय ने भारत के मनोबल को दोबारा वापस लौटा दिया। लेकिन इस युद्ध में इतना पैसा खर्च हो गया, स्थिति यह आ गई थी कि हमारे सैनिक कमांडरों ने कहा था कि हो सकता है हम अपने सैनिकों को खाना न खिला पाए। अमेरिका ने धमकी दी थी भारत से, अपने तनाव को कम करो, पाकिस्तान की बात मान लो, नहीं तो तुमको गेहूं नहीं भेजेंगे। सुनिए, हमारा कमेंट बॉक्स चल नहीं रहा, मैं बहुत देर से परेशान हूं, ये कमेंट बॉक्स चल नहीं रहा, रुका हुआ है। हाँ, हो जाए कि हमारे सैनिकों को खाना न मिले। भारत के प्रधानमंत्री अपने घर गए, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री अपने घर गए और उन्होंने कहा था अपनी पत्नी से कि आज खाना मत बनाना। ये मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि आज खाना मत बनाना, आज हम तुम और हमारे बच्चे पानी पी करके सोएंगे। तो उन्होंने नहीं बनाया। दूसरे दिन सुबह भारत के प्रधानमंत्री की पत्नी लाल बहादुर शास्त्री, सोचो कितने महान नेता थे हमारे, कितने महान लोगों की वंशज हैं हम। शास्त्री जी से पूछा उनकी पत्नी ने कि आपने रात को खाना बनाने को क्यों नहीं कहा? तो शास्त्री जी ने कहा था कि मैं देखना चाहता था क्या मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं, क्योंकि मैं देश से अपील करने जा रहा हूं कि सप्ताह में एक दिन खाना न खाएं। और उन्होंने देश से अपील की थी कि सप्ताह में एक दिन खाना न खाएं, एक दिन का व्रत रहे, उपवास करें, और वो खुद ही सप्ताह में एक दिन खाना नहीं खाते थे। इस स्थिति में मुल्क पहुंच गया था कि हमारा प्रधानमंत्री अपने बच्चों को का खाना रोक दिया। नहीं हो रहा है? कितने देर से टाइमिंग आपकी कम लगी थी क्लास की? पता नहीं, ये 8:30 तक क्लास